हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसको हमने स्टार्ट किया है। तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी आपको कुछ सेक्शंस कवर करा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो उसी को कॉन्टिन्यूएशन में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि फिजिक्स का क्या डोमेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कि क्या फिजिक्स का डोमेन है। तो आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं इन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनमें से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। इनमें से हैं खान साज, देवीदास, गौरव रोनियार, शिखर वर्मा, सचिन यादव, प्रभाकर मदेसिया, सूर्या मिश्रा। तो आप सभी लोगों को थैंक यू। तो कुछ लोगों का नाम मैंने आज लिया है, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों का भी नाम आ सकता है इसके अंदर। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही इनोवेटिव शिक्षा को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 1 जो कि फिजिकल वर्ल्ड है उसको हमने स्टार्ट किया है और इसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आपका डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स जो है उसके अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि आपका जो फिजिक्स है वो किन चीज़ों का स्टडी करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम फिजिक्स के डोमेन को 3 बेसिक डोमेन के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आपका है मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। तो देखिए, मैक्रो जो वर्ड है वो उसका क्या मतलब होता है, बिग। यानी जो वर्ड मैक्रो है, ठीक है, MACRO, इस वर्ड के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, मैक्रो। तो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बिग। यानी आप मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर ऐसे फिनोमेनास की स्टडी करते हैं जो कि लार्जर स्केल पे होते हैं, जैसे कि आपका वो लेबोरेटरी स्केल के ऊपर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल स्केल पे हो सकता है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप प्लैनेटरी मोशन की स्टडी करते हैं कि मान लीजिए ये आपका सन है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, यानी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ का स्टडी कर रहे हैं, या और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल आप जब पढ़ते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, तो इस तरह के जो फिनोमेना का हम स्टडी करते हैं तो वो जो है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि फिजिक्स के ही एक तरह से आप सब पार्ट्स बोल सकते हैं, जो कि हैं आपके क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आप बोल सकते हैं कि जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, उनके अंतर्गत हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनास की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब जो वर्ड माइक्रो है, देखिए माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, यानी आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम किन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं, या फिर आप किस स्केल के ऊपर बात करेंगे। तो आप इसमें स्मॉलर स्केल के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप एटॉमिक स्केल के ऊपर बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर बात करेंगे, या फिर न्यूक्लियर फिनोमेनास की स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्सेस कैसे लगती हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, या फिर एटम और एक एटम और दूसरा एटम जब इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है। तब जब आप इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो जो फिजिक्स है उसको हम एक तरह से माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ हाई लेवल ऑफ फिजिक्स या फिर एडवांस फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्वांटम थियरी का नाम सुना होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम सुना होगा। तो ये सब जो हैं वो एडवांस फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों डोमेन के बीच में एक नई ब्रांच का एक तरह से आप ओरिजिन बोल सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट फिनोमेना है, जिसके अंतर्गत हम जो स्टडी करते हैं उसमें देखिए, यहाँ पे आप एटम्स मॉलिक्यूल के केस में बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक में, जब यहाँ पे मोर देन
100 एटम या फिर 1000 एटम एक साथ आप स्टडी करते हैं कि इनका क्या इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों का स्टडी जब हम करते हैं तो ये वाला जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप फिजिक्स को मेनली 3 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में बांट सकते हैं, जो कि पहला था आपका माइक्रोस्कोपिक, सेकंड है आपका माइक्रोस्कोपिक और थर्ड है आपका मेसोस्कोपिक, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फिजिक्स है यानी किन चीज़ों का स्टडी करता है, तो आपने देखा कि ये जो है वो एक न्यूक्लियस से लेकर के होल यूनिवर्स की बात करता है, ठीक है। यानी ये एक तरह से आप देखेंगे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी तो करता ही करता है, साथ में आपका होल यूनिवर्स की भी बात करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फिजिक्स है उसका जो रेंज है, रेंज ऑफ स्टडी है, वो काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अब हम फोर्सेस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेचर के अंदर किन किन टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं। तो देखिए, हम जो फोर्सेस को यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं आप फंडामेंटल फोर्स और दूसरे को बोल रहे हैं डिराइव्ड फोर्सेस, ठीक है। तो देखिए, पहले हम फंडामेंटल फोर्सेस को देखते हैं, फिर हम डिराइव्ड फोर्सेस को भी देखेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, यानी दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन नेचर बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो हम ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे 1 by 1। तो अभी आपने जाना कि फंडामेंटल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि 4 होती हैं, ठीक है। तो इनको हम फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फोर्सेस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी। ये सब फोर्सेस के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर आगे आने वाले क्लासेस के में आप इसको सुनेंगे या फिर जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब के सब भी एक तरह से फोर्सेस ही होती हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फोर्सेस। डिराइव्ड फोर्सेस क्यों बोलती हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस होती हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस से ही कहीं ना कहीं डिराइव होती हैं। यानी इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इन्हीं की कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यानी 2-3 फोर्सेस एक तरह से कंबाइन होंगी और वहाँ से एक तरह से कुछ नए फोर्सेस डिराइव हो जाएंगे। इसलिए ये फोर्सेस जो कि हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये सब के सब डिराइव्ड फोर्सेस कहलाती हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस होती हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस से ही आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको डिराइव्ड फोर्सेस बोलते हैं। और जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि 4 होती हैं, वो हमारी फंडामेंटल फोर्सेस कहलाती हैं। चलिए हम एक एक फंडामेंटल फोर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहले देखेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हम फंडामेंटल फोर्स पढ़ रहे हैं वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपने इसके पिछले क्लासेस में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बी है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास है ma और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास mb है, ठीक है। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास अगर मास है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे। इस कहने का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही जो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है बाय वर्च्यू ऑफ मासेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास की वजह से आ रहा है। यानी कोई भी 2 ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर अगर उसके पास मास है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे और इसी म्यूचुअल अट्रैक्शन को ही हम जो नाम देते हैं इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे इसके बारे में और भी स्टडी करते हैं।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका यूनिवर्सल फोर्स है। अब यूनिवर्सल फोर्स कहने का क्या मतलब है कि ये जो फोर्स है वो पूरे यूनिवर्स में आपको दिखाई देगा, या फिर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट हो, सब में आपका ये जो फोर्स है वो अप्लीकेबल होता ही होता है, क्योंकि उनके पास मासेस होती हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट के पास मास होगा उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं अर्थ से, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अल्टीमेटली नीचे की तरफ आती है ना। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ है तो अर्थ का अपना कुछ मास होगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास होगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको कि हम सिंपली ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो इस ग्रेविटी की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और सुंदर एग्जाम्पल है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल फिनोमेनास को भी एक तरह से गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो मून इसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है या फिर रिवोल्यूशन कर रहा है, वो कैसे पॉसिबल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी आप इसको भी समझ सकते हैं कि ये जो रोटेशन या रिवोल्यूशन जो हो रहा है मून का, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स और भी बहुत सारे ऐसे कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लानिटरी सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर जो सन है और उसके चारों तरफ जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो एक तरह से रिवॉल्व कर रही हैं, वहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। और भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, यानी जो स्टार जो है वो इवॉल्व जो होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। इवन गैलेक्सीज और गैलेक्टिक क्लस्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये गवर्न करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, जिसको आप मैथमेटिकली अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 और m2 है और ये r डिस्टेंस पे एक दूसरे के हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं F=G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, जहाँ पे G क्या है, G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस फिगर के अंदर कि जो आपका प्लैनेटरी सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक तरह से स्टेबल है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने ये जाना कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, यानी कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट जब उनके पास मास होती हैं तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होता है दो मासेस के बीच में, उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यानी मास की वजह से जो फोर्स अराइज हो रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। अब देखिए, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किन के बीच में लगता है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। यानी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपको पता होगा कि जो चार्जेस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, चार्जेस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, दूसरे चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कि चार्जेस दो टाइप की होती हैं, इसलिए इसका जो इंट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है। जैसे कि आपने इसके पहले देखा ग्रेविटेशनल के केस में, तो जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यानी कभी भी आप ऐसे नहीं बोलते हैं कि कोई मास जो है उसका पॉजिटिव मास है, नेगेटिव मास है। यानी मासेस जो है वो सिर्फ एक ही नेचर के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो ग्रेविटी है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका चार्जेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। तो दो तरह की चार्जेस होंगी तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए, अगर आपके जो चार्जेस हैं दोनों सेम नेचर के हैं, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा, यानी एक तरह से रिपल्सन होगा इनके बीच में।
और अगर चार्जेस आपके डिफरेंट नेचर के हैं तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वहाँ पे आपका क्या होगा, अट्रैक्शन, और जो लाइक चार्जेस होंगी उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड को ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रही होंगी। कैसे दो वर्ड दिखाई दे रही हैं? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दो वर्ड से कैसे बना है, ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रो यानी एक तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और ये वाला जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के कॉम्बिनेशन से ही आपका जो फोर्स बना है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये सारी जो फिनोमेनास होती हैं वो इतनी एक तरह से इनसेपरेबल हो जाती हैं, क्योंकि देखिए ये सारी दोनों के दोनों फोर्सेस कहाँ से अराइज होंगी, चार्ज की वजह से अराइज होंगी। तो चार्जेस अगर रेस्ट पे है, ठीक है, मान लीजिए आपके चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह से बिहेव करता है। लेकिन यही चार्जेस जब आपके मोशन में आ जाती हैं तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल के स्टेट ऑफ पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इन दोनों को हम कंबाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में पढ़ाई करते हैं या फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमने देखा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक टाइप का कैसा फोर्स है, एक टाइप का एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का क्या मतलब है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी एक तरह से एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक तरह से लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको किसी भी इंटरमीडिएट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंटरमीडिएट मीडियम का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ इसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, यानी मान लीजिए वैक्यूम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इनको अप्लीकेबल होने के लिए किसी इंटरमीडिएट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये दोनों के दोनों एक तरह से लार्ज रेंज फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और अगर आप इन दोनों फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें उनके स्ट्रेंथ वाइज में, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, किससे होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी अगर आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गवर्न करता है, और ये लाइटनिंग के फिनोमेनास में भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को एक तरह से गवर्न करता है, और लाइटनिंग के फिनोमेना के अंतर्गत जो फोर्स आता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो हमने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो हमारा एटम होता है उसको एक तरह से गवर्न करने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फोर्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो देखिए इनके वर्ड्स पे अगर आप जाएंगे, यानी इसके वर्ड्स को ही अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब ये एक तरह का न्यूक्लियर फोर्स है, यानी एक ऐसा फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक तरह से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेबल होने वाले फोर्स, और कैसा फोर्स होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के हम फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और ये करता क्या है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आपको ये पता है कि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर आप
चारों फोर्सेस के बीच में अगर आप ये कंपेयर करें कि कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रांगेस्ट होता है। यानी चारों में सबसे ज़्यादा एक तरह से ताकतवर फोर्स कौन सा है, तो वो आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, और ये आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उससे भी कहीं 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का। तो देखिए इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, देखिए आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपका न्यूट्रॉन होता है, जो कि कैसा होता है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल। और प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर अब चार्ज डिपेंडेंट फोर्स होता तो इनके बीच में लगता ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक तरह से इनको बाइंड कर रहा है। इसका मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, वो एक तरह से चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो आपका प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके बीच में एक तरह से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक तरह से चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, अब इसके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि यानी कितनी दूरी में एक काम करता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमने बता दिया आपको कि ये एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो न्यूक्लियर डायमेंशन का होता है, जो कि आपका कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर जो है वो आपका रेंज होता है किस फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, अब अगर इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल इसी वजह से रहता है क्योंकि आपका न्यूक्लियस के बीच में, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ये आपके न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये आप ऐसे समझिए कि देखिए आपका मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है जिसके बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और ये कोई एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो अगर कोई फोर्स यहाँ पे नहीं होता न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन को जो कि बाइंड करता, तो होता क्या, आपका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो इन दोनों को एक तरह से अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो कोलैप्स कर जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर आकर के गिर जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसे फोर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करे। तो हमें यह पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से ही आपका जो न्यूक्लियस है या फिर जो आपका एटम है वो कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो लास्ट फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि ये किसके बीच में होने वाला है, तो न्यूक्लियस के आसपास में ही होने वाला है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है। तो ये एक तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये रेयर फिनोमेना होता है, ये सिर्फ कुछ रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना होती है उस केस में ही आपका काम होता है। जैसे कि ये जो फोर्स होती है या फिर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका बीटा डीके प्रोसेस के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। अब बीटा डीके क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो निकलते हैं। तो जब इस तरह के फिनोमेना होती है तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, अगर आप इसको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि इसका जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर जाएं
तो आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आएगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कमज़ोर फोर्स है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स का अगर आप रेंज देखें कि कितने रेंज में ये काम करता है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत छोटे रेंज में काम करता है, 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, जिसके अंतर्गत हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जाना कि जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं वो किन के बीच में लगता है और क्या बेसिक फिनोमेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका एटम को बाइंड करता है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, ठीक है, और वीक फोर्सेज जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव डीके के केस में आपकी अराइज होती हैं। तो इस तरह से हमने आज 4 फंडामेंटल फोर्सेस को अच्छे से स्टडी कर लिया है। आने वाले वीडियोस के अंदर और भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।